हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में, जिसका एग्ज़ाम होने जा रहा है आपका कल, और कुछ बच्चों का यही एग्ज़ाम हो सकता है 31 को। तो आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करेंगे, और एग्ज़ाम में आपको आंसर क्या लिखना है उसके बारे में भी आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पूरा देखें। बुक का नाम है एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज। अगर आपने इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाके इन सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स को ले सकते हैं और उनके द्वारा स्टडी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं करा तो आप जाके हमारा ऐप डाउनलोड करिए। ऐप का नाम है द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। जो हमारे चैनल का नाम है वही हमारे ऐप का नाम है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कम्प्लीटली मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन बनता है, वो है लोक प्रशासन क्या है, सार्वजनिक और निजी प्रशासन के बीच प्रमुख अंतर क्या करिए, स्पष्ट करिए, या प्रमुख अंतरों की व्याख्या करिए। देखिए, आपकी बुक के बारे में जो लोक प्रशासन है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, या आप कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लोक प्रशासन से रिलेटेड एक क्वेश्चन कंफर्म है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। वो अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है, तो आपको लोक प्रशासन के बारे में बेसिक डिटेल्स होनी चाहिए ताकि आप अपने आंसर को और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सके। उसके बाद सार्वजनिक और जो निजी प्रशासन है, इनके अंतर के भी चांसेस है कि ये पूछा जाए। हो सकता है सार्वजनिक और निजी प्रशासन के बीच में आप समानता पूछ सकते हैं, अंतर भी पूछे जा सकते हैं। ज़्यादातर अंतर के चांसेस है, बिकॉज आपकी बुक में अगर आप देखेंगे तो आपको अंतर पढ़ने को मिलेंगे। चलिए बात करें इस क्वेश्चन के आंसर के कि आप एग्जाम में किस प्रकार लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें पूछा गया है लोक प्रशासन क्या है। तो आपको क्या करना है, लोक प्रशासन की कंप्लीट डेफिनेशन हो गई या फिर एक्सप्लेनेशन हो गई, आपको देनी है। उसके बाद सेकंड पार्ट में ये जो चीज़ पूछी गई है अंतर, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। बात करें हम लोक प्रशासन के बारे में। लोक प्रशासन सरकार के कार्यों का प्रबंधन और क्रियान्वयन है। भाई, सरकार के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, ठीक है, प्रबंधन किया जाता है, उसको हम लोक प्रशासन के कंप्लीट क्षेत्र में आता है। मतलब आप कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं वो लोक प्रशासन के अंतर्गत आए जाते हैं। यह एक व्यापक शब्द है जो सरकार के विभिन्न स्तरों और विभागों, मतलब सरकार के जो लेवल्स हो गए या उनके जो विभाग हो गए, ठीक है, के कामकाज को शामिल करता है। भाई, सरकार के अलग अलग लेवल हो गए। ऐसा नहीं है कि सरकार पूरे एक ही लेवल पे काम कर सकती है। सरकार उससे नीचे वाले कुछ भाई सेक्टर्स हो गए, उसके नीचे कुछ सेक्टर्स हो गए, जो कि समाज में अलग अलग स्तर पर काम करते हैं। साथ के साथ जो विभाग हो गए, आप कह सकते हैं विभाग, बड़े बड़े सेंटर्स बना दिए जाते हैं अलग अलग कामों के लिए। भाई, नगर पालिका बना दी गई, कार्यपालिका बना दी गई, ठीक है, और किसी क्षेत्र के लिए अगर कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए एक विभाग बना दिया गया। तो ये जो विभाग है, इनके अंतर्गत जो भी काम होते हैं वो लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। लोक प्रशासन के लक्ष्य आमतौर पर सार्वजनिक हित, मतलब जो समाज है उसके हित में होते हैं, जैसे कि कानून प्रवर्तन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचों का विकास। भाई, कानून प्रवर्तन, कानून बनाना, कानूनों का नियमों का पालन करवाना, ठीक है, पालन भी करना और पालन करवाना भी लोगों से। शिक्षा, सभी लोगों को शिक्षा, मतलब समाज में शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, तो शिक्षा सभी लोगों तक पहुंचाना। स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य से रिलेटेड जितनी भी सेवाएं हैं सरकार के द्वारा जो लोगों को, आम जनता को प्रदान की जाती है, वो सब लोक प्रशासन के अंतर्गत आती है। और बुनियादी ढांचा, क्योंकि भाई बुनियादी ढांचा जो बेसिक हो गया वो भी उसका विकास करते रहना समय के साथ साथ, क्योंकि समय के साथ साथ जब समाज आगे बढ़ेगा तो हमारे बुनियादी ढांचे को भी हमें विकास करना होगा समाज के अकॉर्डिंग। अब बात करें सार्वजनिक और निजी प्रशासन के बीच में जो प्रमुख अंतर है उनके बारे में। सबसे पहले तो हम बात करें कि उनका उद्देश्य ही एक दूसरे से अलग होता है। सार्वजनिक प्रशासन के उद्देश्य आमतौर पर सार्वजनिक हित में होते हैं। इसका मतलब है कि सार्वजनिक प्रशासन को समाज के लिए बुनियादी सेवाएं प्रदान करनी चाहिए, जैसे कानून और व्यवस्था बनाए रखना, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, ठीक है, मतलब सार्वजनिक प्रशासन और निजी प्रशासन। तो यहाँ पे सार्वजनिक प्रशासन का उद्देश्य क्या है कि भाई समाज में जो लोग हैं उनके लिए, उनके हित में काम करना, और साथ के साथ उनके जितनी भी उनकी बेसिक नीड्स हैं उन सबको पूरा करना, ठीक है। इस प्रकार के कार्य सार्वजनिक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर हम बात करें निजी प्रशासन के अंतर्गत, निजी प्रशासन के उद्देश्य आमतौर पर लाभ कमाने में होते हैं। इसका मतलब है कि निजी प्रशासन को उत्पादों और सेवाओं को बेचकर पैसा कमाना चाहिए, मतलब कमाते ही हैं एक प्रकार से। निजी प्रशासन हो गए, भाई कोई कंपनी हो गई, प्राइवेट कंपनी हो गई, वो किस लिए काम कर रही है, वो कंपनी काम कर रही है ताकि वो अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सके, मतलब अच्छा खासा पैसा कमा सके, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स को सेल कर सके और अपना
रेवेन्यू छाप सके। वहीं अगर हम सार्वजनिक प्रशासन की बात करें तो उसका उद्देश्य क्या है कि भाई समाज में जितने लोग हैं उन सबकी बेसिक नीड्स को पूरा करना, स्वास्थ्य से रिलेटेड हो गई, शिक्षा से रिलेटेड हो गई, ठीक है, अगर उनके क्षेत्र में किसी प्रकार की परेशानी है तो उस परेशानी को दूर करना, ये सारी चीज़ें सार्वजनिक प्रशासन के अंतर्गत आती है। फिर आता है दायित्व। सार्वजनिक प्रशासन को कानून के तहत कार्य करना चाहिए और जनता के प्रति जवाबदेही होना चाहिए। भाई सार्वजनिक प्रशासन जो है वो किसके, कानून के तहत काम करता है, मतलब कानून के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके तहत काम करता है, उसके अंतर्गत काम करता है। वहीं अगर हम बात करें भाई जनता के प्रति जवाबदेह, उसको जनता को जवाब देना होता है। भाई अगर बात करें कि सार्वजनिक प्रशासन में कोई फैसला लिया गया है तो जनता के पास अधिकार है कि वो जाके पूछ सकते हैं कि आपने ये फैसला क्यों लिया, और सार्वजनिक प्रशासन को उसका उत्तर देना होगा, ठीक है, इसीलिए वो जनता के प्रति क्या है, जवाबदेह है। इसका मतलब है कि सार्वजनिक प्रशासन को अपने कार्यों के लिए कानून के अनुसार उत्तरदायी होना चाहिए और जनता की राय को ध्यान में रखना चाहिए। भाई जनता की राय को भी ध्यान में रखना है, ठीक है, मतलब एक प्रकार से ऐसा नहीं है कि सार्वजनिक प्रशासन अपने हिसाब से कोई भी फैसला ले लेगा और उसके अकॉर्डिंग समाज को चलाएगा, नहीं, क्योंकि समाज में लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो लोगों के अकॉर्डिंग ही फैसला लिया जाएगा और उस फैसले के ऊपर कार्य किया जाएगा। वहीं बात करें निजी प्रशासन को केवल अपने मालिक के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। भाई निजी प्रशासन क्या है कि आप सपोज करिए आपने एक कंपनी खोल ली है, ठीक है, आप उस कंपनी के सीईओ हैं, तो एक मेन चीज़ ये होगी कि भाई आप के जो एम्प्लॉय हैं वो आपके प्रति जवाबदेह होंगे, उन लोगों के प्रति नहीं जो कि बाहर से आए हैं और उन्होंने उनसे कोई सवाल पूछा नहीं। आप अपनी कंपनी से सवाल पूछ सकते हैं उनको, ठीक है, परंतु बाहर से कोई अन्य व्यक्ति जो कि आपकी कंपनी का मेंबर नहीं है वो आके आपसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता, और ना ही आपके पास ये आप कह सकते हैं कि आप उसके प्रति जवाबदेह हैं। इसका मतलब है कि निजी प्रशासन को अपने मालिकों के हित को ध्यान में रखना चाहिए, भले ही वे जनता के हितों के साथ मेल नहीं खाते हों, ठीक है, मतलब जनता के हित के साथ मेल नहीं खाते उससे कोई तात्पर्य नहीं, परंतु जो मालिक के हित है उसको ध्यान में रखना है। प्रकृति की बात करें, सार्वजनिक प्रशासन आमतौर पर अधिक औपचारिक और जटिल होते हैं, ठीक है, औपचारिक होते हैं और जटिल होते हैं, मतलब उनकी जो प्रक्रिया होती है काफ़ी कठिन होती है, जटिल होती है। इसका मतलब है कि सार्वजनिक प्रशासन को अक्सर कई नियमों और प्रक्रियाओं होती हैं जिन्हें पालन करना चाहिए। सार्वजनिक प्रशासन को क्या है, नियम के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, प्रक्रिया मतलब जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग को काम को करना चाहिए। निजी प्रशासन आमतौर पर अधिक अनौपचारिक और सरल होते हैं। निजी प्रशासन का एक छोटा सा प्रशासन हो गया, भाई बात करें एक कंपनी की उदाहरण ले लें, जिस कंपनी में 25-30 लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, एक ओनर है और उसमें बाकी चीज़ें हैं, तो क्या होता है वहाँ पे काम सरल होता है। परंतु वहीं अगर हम बात करें सार्वजनिक प्रशासन की, जो कि एक बहुत बड़ा प्रशासन होता है जिसमें पूरे समाज की देखरेख का काम है, तो वहाँ पे काम क्या होता है, कठिन होता चला जाता है। इसका मतलब है कि निजी प्रशासन को अक्सर कम नियम और प्रक्रियाएं होती है। संसाधनों की बात करें, सार्वजनिक प्रशासन को आमतौर पर सरकार द्वारा धन प्राप्त होता है। भाई सार्वजनिक जो प्रशासन है, ठीक है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो गई आप कहें, तो उनका क्या है कि उनको सरकार के द्वारा धन प्रदान किया जाता है कि भाई धन लीजिए और आपके समाज में, मतलब आपके क्षेत्र में जो भी परेशानी है उन परेशानियों को दूर करिए। सार्वजनिक प्रशासन ज्यादातर है कि भाई जो यहाँ पे आपके जो रोडे हैं, रोडे बनाने का जो काम होता है वो सरकार के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है, सरकार उस क्षेत्र में जो रोड बनाने की कंपनी है उसको धन देती है, देन उसके बाद ये काम किया जाता है। तो क्या होता है यहाँ पे सरकार द्वारा धन दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि सार्वजनिक प्रशासन को अपने कार्यों के लिए सरकार से धन प्राप्त करना चाहिए। निजी प्रशासन को आमतौर पर ग्राहकों से धन प्राप्त होता है। भाई जो कंपनियां हैं वो धन किससे कमाती है, वो धन अपने ग्राहकों से कमाती है, हम लोगों से कमाती है। इसका मतलब है कि निजी प्रशासन को अपने कार्यों के लिए ग्राहकों को से धन प्राप्त करना चाहिए। नियंत्रण की बात करें, सार्वजनिक प्रशासन को आमतौर पर सरकार या अन्य कानूनी निकाय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सार्वजनिक प्रशासन क्या है, उसके ऊपर सरकार का नियंत्रण होता है या फिर कोई उससे जो ऊपर वाली संस्था हो गई उसका, जो सरकारी निकाय हो गए, कानूनी निकाय हो गए, उनका क्या होता है, नियंत्रण होता है। इसका मतलब है कि सार्वजनिक प्रशासन को अपने कार्यों के लिए सरकार या अन्य कानूनी निकायों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। निजी प्रशासन को आमतौर पर बाजार बलों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसका मतलब है कि निजी प्रशासन को अपने कार्यों के लिए बाजार की मांग और आपूर्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भाई जो निजी प्रशासन है उसका मतलब डिमांड एंड सप्लाई के रिगार्डिंग ही काम होता है कि भाई अगर डिमांड है मार्केट में तो उसके ओनर द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई प्रोवाइड की जाएगी। तो इस प्रकार से क्या होता है, काम किया जाता है कि भाई बाजार के जो बल हैं, बाजार के अकॉर्डिंग उसके ऊपर नियंत्रण कम ज़्यादा होता रहता है। उदाहरण की बात करें, सार्वजनिक प्रशासन एक पुलिस विभाग हो गया, एक स्कूल प्रणाली हो गई, एक अस्पताल हो गया या एक सड़क विभाग हो गया। निजी प्रशासन की बात करें, एक कंपनी हो गई, एक संगठन हो गया, एक गैर लाभकारी संगठन हो गया, मतलब जो एनजीओ हो गए, ठीक है, उनके बारे में बात करें। विस्तार में हम थोड़ा सा देख लेते हैं सार्वजनिक और निजी प्रशासन के बीच में अंतर। देखिए जो अंतर हमने ऊपर बताए वो आपको कंफर्म लिखने हैं, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये और ज़्यादा उस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। आप चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इस
जो पैराग्राफ है इसमें से भी आप पॉइंट बना के ऊपर लिख सकते हैं। इसको देखें कि सार्वजनिक और निजी प्रशासन के बीच के अंतर को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे दोनों समाज के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाई सार्वजनिक और निजी दोनों प्रशासन समाज के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सार्वजनिक प्रशासन समाज के लिए बुनियादी सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि कानून व्यवस्था बनाए रखना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। ये सेवाएं समाज के लिए आवश्यक हैं और उन्हें निजी क्षेत्रों द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता। देखिए, जो ऐसा समझिए कि भाई सार्वजनिक जो प्रशासन है वो समाज के लिए कार्य कर रहा है, निजी प्रशासन अपने लिए। तो सार्वजनिक प्रशासन समाज के लिए जो बेसिक नीड्स है वो उनको प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि निजी प्रशासन वो बेसिक नीड्स समाज को प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है भाई, जैसे कि हो गया, उदाहरण दिया गया है, कानून की व्यवस्था को बनाए रखना, शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य जो व्यवस्था है उसको प्रदान करना, बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, ये निजी प्रशासन नहीं कर सकता, परंतु ये जो सार्वजनिक प्रशासन है उसको करना है। अब यहाँ निजी प्रशासन के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि भाई निजी प्रशासन आर्थिक विकास और नवाचार को बढ़ावा देता है। निजी कंपनियां अपने उत्पाद और सेवाओं का विकास करते हैं जो लोगों के जीवन को बेहतर बनाती हैं। वे रोजगार भी सृजित करते हैं और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। भाई जो निजी प्रशासन है, जो निजी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, वो एक प्रकार से देश के जो आर्थिक व्यवस्था है उसको और ज़्यादा बढ़ाने में मदद करती है, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद करती है। निजी कंपनियां बड़ी बड़ी आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट बनाती हैं जो कि समाज में रहने वाले लोगों के जीवन को और ज़्यादा सरल करती हैं। सार्वजनिक और निजी प्रशासन के बीच समतुल्य बनाए रखना महत्वपूर्ण है, मतलब इन दोनों के बीच में समतुल्य को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक प्रशासन को पर्याप्त संसाधन प्रदान करने चाहिए कि बुनियादी सेवाएं प्रदान की जा सके। भाई समाज में जो लोग हैं उनको बुनियादी सेवाएं, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो सारी पूरी हो सके, इसके लिए जो सरकार है उसको सुनिश्चित करना चाहिए कि भाई जितने भी संसाधन हैं वो सार्वजनिक प्रशासन को दिए जाए। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि निजी प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए कानून और विनियम को लागू करने की आवश्यकता हो कि वे समाज में हित के लिए कार्य कर रहे हैं। अब देखिए, अब ऐसा होता है कभी कभार कि भाई सरकार पूरी तरह से किसी प्राइवेट कंपनी या फिर निजी प्रशासन पे हक नहीं जमा सकती, परंतु कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग निजी प्रशासन को काम करना पड़ता है। ठीक है भाई, ऐसा तो ना हो कि वो प्राइवेट कंपनी किसी कस्टमर के साथ या ग्राहक के साथ धोखाधड़ी कर जाए, ठीक है, उसको किसी गलत प्रकार का प्रोडक्ट सेल कर दे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए भी कुछ नियम एवं कानून बनाए गए हैं। निष्कर्ष आप लिख सकते हैं। निष्कर्ष एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप अपने एग्जाम में निष्कर्ष लिख रहे हैं तो जिससे कि आपका जो आंसर है वो और ज़्यादा इफेक्टिव बनेगा। निष्कर्ष आपको ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं लिखना, जो भी आपने पूरा ऊपर लिखा है उसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन यहाँ पे कर देना है। सार्वजनिक और निजी प्रशासन दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सार्वजनिक प्रशासन समाज के लिए बुनियादी सेवाएं प्रदान करता है, जबकि निजी प्रशासन आर्थिक विकास और नवाचार को बढ़ावा देता है। बुनियादी जो सेवाएं हैं वो सार्वजनिक प्रशासन द्वारा प्रदान की जाती है, साथ के साथ निजी प्रशासन के द्वारा आर्थिक विकास और नवाचार को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, नई नई जॉब्स लाई जाती हैं। ठीक है, क्योंकि भाई अगर प्राइवेट कंपनी नई नई कंपनियां खुलेंगी, नई नई कंपनियां आएंगी तो जॉब्स भी नई नई बनेंगी और जिससे समाज में रहने वाले लोगों को जॉब भी प्राप्त होगी। देखिए, लोक प्रशासन के अध्ययन के विभिन्न उपागमों का वर्णन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस 2 क्वेश्चन पेपर हमने देखे उनके अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि भाई अगर आपको लोक प्रशासन का अध्ययन करना है, लोक प्रशासन के बारे में पढ़ना है, तो कौन कौन से आप उपागम है या अप्रोचेस है जिनका आप प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आपको लोक प्रशासन का वर्णन करना है, जो कि हमने ऊपर भी आपको बताया। उसके बाद लोक प्रशासन के अध्ययन के प्रमुख उपागम की बात करें। लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए कई तरह के उपागम हैं जो इस जटिल विषय को अलग अलग नज़रियों से समझने में मदद करते हैं। अब देखिए, लोक प्रशासन एक काफ़ी बड़ा सेक्टर है। ठीक है, उसको अच्छे प्रकार से समझने के लिए आपको कोई एक टॉपिक समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको अलग अलग प्रकार के अलग अलग नज़रियों के टॉपिक को समझना होगा ताकि आप लोक प्रशासन को और अच्छे से समझ पाएँ। इन उपागमों को आमतौर पर 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, परंपरागत उपागम और आधुनिक उपागम। बात करें परंपरागत उपागम की। परंपरागत उपागम लोक प्रशासन को एक विशिष्ट विषय के रूप में देखने पर जोर देते हैं। जो परंपरागत मतलब आप कह सकते हैं कि भाई पुराने समय से सेम जो थ्योरीज हैं वो चली आ रही हैं। ठीक है, और उनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, देखते हैं। इन उपागमों में व्यवस्थात्मक उपागम, प्रक्रियात्मक उपागम, नौकरशाही उपागम शामिल है। अब बात करें व्यवस्थात्मक उपागम कि क्या है। व्यवस्थात्मक उपागम लोक प्रशासन को एक जटिल व्यवस्था के रूप में देखता है। व्यवस्थात्मक उपागम से तात्पर्य कि भाई व्यवस्था है तो वो लोक प्रशासन को एक जटिल, एक कॉम्प्लेक्स जो व्यवस्था है उसके तौर पे देखता है। इस नज़रिए में
लोक प्रशासन के विभिन्न घटक जैसे सरकारी विभाग, संस्थाएं, प्रक्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। तो व्यवस्थात्मक उपागम में बताया गया है कि भाई जो लोक प्रशासन है उसमें अलग अलग घटक हैं। सरकार, सरकारी विभाग हो गए, संस्थाएं हो गई सरकार के द्वारा बनाई गई, प्रक्रियाएं, सरकार के द्वारा जो काम किया जाता है उसकी जो प्रोसेस है वो, ये सब क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है और मिलकर एक संग्रम प्रणाली का निर्माण करती है। जो मिल ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर एक बहुत बड़ी प्रणाली का निर्माण करती हैं। क्योंकि सपोज करिए कि एक बहुत बड़ी संस्था है, अगर वो संस्था पूरी तरह से एक ही तरह काम करने लगे तो शायद उस संस्था में एक समय पे सही प्रकार से काम ना हो। इसीलिए संस्था में चीज़ें बांट दी जाती हैं भाई, सेक्टर बांट दिए गए, अकाउंट का सेक्टर बांट दिया गया भाई, सेल्स का सेक्टर बांट दिया गया, ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है वो सेक्टर बांट दिया गया। तो उस कंपनी में अलग अलग सेक्टर बांट दिए जाते हैं जो कि मिलकर अपना अपना काम करते हैं और सारे के सारे मिलकर एक अच्छी कंपनी का निर्माण करते हैं। तो सेम इसी प्रकार से इसमें भी है कि भाई अलग अलग चीज़ें जो हैं वो मिलकर क्या करती हैं, एक समग्र प्रणाली का निर्माण करती हैं। इस उपागम का उपयोग करके हम लोक प्रशासन की कार्य क्षमता और प्रभावशीलता को बेहतर बनाने के लिए उपाय खोज सकते हैं। भाई ये सारी चीज़ें अगर मिलकर काम करेंगी तो हम और अच्छा कार्य क्षमता भी बढ़ा पाएंगे और प्रभावशीलता को भी बढ़ा पाएंगे और अच्छे से जो लोक प्रशासन है उसको बढ़ा पाएंगे। अब बात करें अगली प्रक्रियात्मक उपागम की। लोक प्रशासन की प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। लोक प्रशासन क्या है भाई, प्रक्रियाएं, जो प्रोसेस है उस पर ध्यान केंद्रित करता है। इस नज़रिए में हम निर्णय लेना, नीति निर्माण, बजट प्रबंधन जैसी प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। भाई जो प्रक्रियात्मक उपागम है उसमें कई चीज़ों का बात आ जाता है। भाई कोई निर्णय लेना, सरकार द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे इस वाले उपागम के अंतर्गत, अप्रोच के अंतर्गत। नीति का निर्माण, कोई नीति बनाई जा रही है, ठीक है, या फिर बजट प्रबंधन, देश का जो बजट है उसका प्रबंधन के बारे में जितनी भी जानकारी है, प्रक्रियाएं हैं, उनका अध्ययन हम प्रक्रियात्मक उपागम के अंतर्गत करते हैं। इस उपागम का उपयोग करके हम लोक प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह बनाने के लिए उपाय खोज सकते हैं। मतलब अगर आप प्रक्रियात्मक उपागम के नज़रिए से पढ़ते हैं लोक प्रशासन को, तो आप लोक प्रशासन को क्या करेंगे भाई, और अच्छा पारदर्शी, मतलब ट्रांसपेरेंट बना पाएंगे। उसके अंतर्गत कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो छुप रही होगी, जो कि जनता से छुप रही होगी, ठीक है। और ज़्यादा हम उसे क्या बनाएंगे, पारदर्शी बना पाएंगे और जवाबदेह बना पाएंगे कि भाई अगर हमने कोई काम किया है और सवाल, जनता ने हमसे सवाल पूछा तो हम उसको जवाब दे सकते हैं कि हमने ये काम क्यों किया, ये हमने निर्णय क्यों लिया, ये नीति क्यों बनाई, ठीक है। बात करें हम आगे, सॉरी हम थोड़ा सा जल्दी पढ़ रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी होने जा रही है, इसलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। नौकरशाही उपागम की बात करें। नौकरशाही से तात्पर्य है कि भाई सरकार में जो काम करते हैं उन लोगों के बारे में। सरकारी कर्मचारियों की भूमिका पर केंद्रित करता है। इस नज़रिए में हम सरकारी कर्मचारियों के चयन, प्रशिक्षण, कार्य निर्देशन पर ध्यान देते हैं। अब देखिए नौकरशाही उपागम के अंतर्गत पता है क्या होता है कि सरकार में जो काम करते हैं लोग, उन सब का चयन किया जाता है, उनको क्या काम दिया जाएगा इस चीज़ को निर्णय लिया जाता है और उनके कार्य का निर्देशन किया जाता है। भाई उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं पूरी तरह से, ठीक है। अब नौकरशाही उपागम के अंतर्गत आप जान सकते हैं कि भाई अगर आपने कोई सरकारी एग्जाम के लिए पेपर दिया है, ठीक है, और आपका सिलेक्शन होता है तो ये सारी प्रोसेस नौकरशाही उपागम के अंतर्गत आती है। इस उपागम का उपयोग करके हम सरकारी कर्मचारियों की दक्षता और निष्पक्षता को बढ़ाने का उपाय खोज सकते हैं। भाई कि वो और अच्छा काम करें, ठीक है, उनकी दक्षता, उनकी प्रभावशीलता और ज़्यादा बढ़े, साथ के साथ निष्पक्षता, ऐसा ना हो कि किसी के साथ भेदभाव रहे, नहीं, कंप्लीटली निष्पक्ष काम होता है नौकरशाही उपागम के अंतर्गत अगर हम इस नज़रिए से लोक प्रशासन को पढ़ते हैं तो। अब बात करें आधुनिक उपागम की। अभी हम परंपरागत की बात कर रहे थे, अभी हम आधुनिक उपागम की बात करेंगे। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी है, आप कह सकते हैं थोड़ा सा टिपिकल भी है, तो आप इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताया वो आप याद कर लीजिए, वहाँ पे आपको अपने हिसाब से ही आंसर बना के लिखना होगा अगर ये आपका क्वेश्चन आता है तो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को ऐसा ढील मत दीजिए इस क्वेश्चन पर, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये मैंने क्वेश्चन पेपर देखा है और ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो चांसेस हैं कि ये आपके कल के एग्जाम में या फिर 31 तारीख का जो एग्ज़ाम आपका होगा उसमें ये पूछा जा सकता है। बात करें आधुनिक उपागम की, तो आधुनिक उपागम लोक प्रशासन का एक व्यापक विषय के रूप में देखा जाता है। व्यापक मतलब बहुत बड़े विषय के रूप में देखा जाता है। इन उपागमों में लोकतांत्रिक उपागम, सामाजिक आर्थिक उपागम, पारिस्थितिक उपागम शामिल है। हम इनके बारे में बात करें। भाई लोकतांत्रिक उपागम क्या होता है, लोक प्रशासन और लोकतंत्र के रिश्ते पर जोर देता है। भाई लोक प्रशासन और लोकतंत्र का जो रिश्ता है, लोकतांत्रिक उपागम उस चीज़ के ऊपर हमें क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं कि उस नज़रिए से हमें उसे पढ़ने में मदद करता है। इस नज़रिए से हम लोक प्रशासन को एक लोकतांत्रिक समाज के लिए आवश्यक मानते हैं। भाई लोकतांत्रिक समाज, जैसा कि उदाहरण के तौर पे भारत का जो समाज है वो एक लोकतांत्रिक समाज है, क्योंकि हमारे जो देश की व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक है, ठीक है। तो
जो लोकतांत्रिक उपागम है वो हमें लोकतांत्रिक समाज के लिए आवश्यक मानते हैं। इस उपागम का उपयोग करके हम लोक प्रशासन को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए उपाय खोज सकते हैं। भाई लोकतांत्रिक से है कि भाई हमारे समाज में या फिर हमारी जो सरकारी व्यवस्था है या लोक प्रशासन की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की आप कह सकते हैं कि धोखेबाजी ना हो, ठीक है, घोटाले ना हो। इन सारी चीज़ों को अच्छे प्रकार से मतलब इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए और एक अच्छा समाज और एक अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने के लिए हम लोकतांत्रिक जो उपागम है उसका प्रयोग करके लोक प्रशासन का अध्ययन करते हैं। बात करें सामाजिक आर्थिक उपागम, ठीक है, आप समझ गए लोकतांत्रिक। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप 1 से 2 बार इसको जरूर देखिए, ठीक है, आप इसको कंप्लीटली पढ़िए और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप हमें करिए, हम इसे इजी लैंग्वेज में आपको वहाँ पे टाइप करके आंसर दे देंगे। बात करें सामाजिक आर्थिक उपागम की, लोक प्रशासन और सामाजिक आर्थिक कारकों के बीच में संबंध को ध्यान केंद्रित करता है। इस नज़रिए से हम लोक प्रशासन को सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए प्रतिक्रिया के रूप में देख सकते हैं। भाई जो लोक प्रशासन है को क्या क्या देख सकते हैं कि भाई सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, समाज में सामाजिक परिवर्तन या आर्थिक जो परिवर्तन हो रहा है उसकी प्रतिक्रियाओं के रूप में हम देख सकते हैं। इस उपागम का उपयोग करके हम लोक प्रशासन को सामाजिक आर्थिक विकास में अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपाय खोज सकते हैं। जो सामाजिक आर्थिक उपागम है, अगर हम इस चीज़ के द्वारा लोक प्रशासन का अध्ययन करते हैं और इस चीज़ का ही प्रयोग करके लोक प्रशासन को और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं तो हम क्या कर पाएंगे, अपने समाज में लोक प्रशासन के सामाजिक आर्थिक जो विकास है उसको और ज़्यादा अच्छा बना पाएंगे। मतलब सामाजिक आर्थिक विकास से तात्पर्य कि भाई समाज का भी विकास हो सके आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। सामाजिक रूप पे आप देख सकते हैं कि भाई समाज में किसी प्रकार की भेदभाव ना हो, ठीक है, शिक्षा जो बेसिक नीड्स हैं सबको प्राप्त हो। आर्थिक रूप से कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो आर्थिक स्थिति है उनकी सुधर पाए। इस चीज़ को हम क्या कर पाएंगे, और अधिक प्रभावी बना पाएंगे और बेहतर बना पाएंगे। पारिस्थितिक उपागम की बात करें, लोक प्रशासन को एक जटिल प्रणाली के रूप में देखता है जो अपने वातावरण से प्रभावित होती है और इस पर भी प्रभाव डालती है। इस नज़रिए से हम लोक प्रशासन की कार्यक्षमता प्रभावशीलता को बेहतर बनाने के लिए वातावरणीय कारकों को ध्यान में रख सकते हैं। पारिस्थितिक उपागम से तात्पर्य है कि भाई उस परिस्थिति के अराउंड किस प्रकार की व्यवस्था है, ठीक है। भाई पारिस्थितिक उपागम में क्या बताया गया कि एक जटिल प्रणाली के रूप में देखता है। लोक प्रशासन को कैसा है, एक कॉम्प्लेक्स प्रणाली के रूप में देखता है जो अपनी वातावरण से प्रभावित होता है। भाई लोक प्रशासन के जो आसपास का वातावरण है लोक प्रशासन उससे प्रभावित होता है और प्रभाव डालता भी है। तो इस नज़रिए में हम क्या देखते हैं कि भाई हम और ज़्यादा अच्छे से कार्य क्षमता बढ़ा सकते हैं, प्रभावशीलता बढ़ा सकते हैं और बेहतरी बनाने के लिए वातावरणीय कारक, जो वातावरण के जो कारक हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। निष्कर्ष की बात करें, लोक प्रशासन का के अध्ययन के लिए कई तरह के उपागम हैं, प्रत्येक अपने अनूठे दृष्टिकोण के साथ है। इन उपागमों का उपयोग करके हम लोक प्रशासन को जटिल और बहुआयामी विषय के रूप में समझ सकते हैं। देखिए ये जो ऊपर आयाम बताए गए हैं ना, इन आयामों के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, लोक प्रशासन को और अच्छे से समझ सकते हैं। भाई आप लोकतांत्रिक आयाम देख सकते हैं, ठीक है, पारिस्थितिक आयाम देख सकते हैं। उस आयाम के आधार पर आप लोक प्रशासन को अच्छे से समझ पाएंगे और देख पाएंगे कि लोक प्रशासन में किसी प्रकार की कमी तो नहीं है, अगर कमी है तो उस कमी को किस प्रकार सुधारा जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, संगठन के मानव संबंध सिद्धांत की विस्तार में विवेचना कीजिए। आपकी जो बुक है उसके अंतर्गत 2 या 3 सिद्धांतों के बारे में बात की गई है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है या फिर आप कहें ये वाला जो मानव संबंध सिद्धांत है ये प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया है, इसीलिए हमने इसे इस वीडियो में कवर किया है, ठीक है। तो आपके जो बचे हुए सिद्धांत हैं आप उनको भी एक बार इंटरनेट पे या फिर आप यूट्यूब वीडियोस में एक बार उनके बारे में बेसिक नॉलेज प्राप्त कर लीजिए एग्जाम देने से पहले। क्यों, क्योंकि अगर ऐसा होता है कभी कभार कि क्वेश्चन को 2 पोर्शंस में पूछा भी जाता है तो हो सकता है कि आपसे जो सिद्धांत है वो आपके छोटे से पोर्शन में पूछ लिया जाए, तो उसके बारे में आपको वहाँ पे बताना होगा और आप उसको छोड़कर ना आए, इसीलिए आपको उसके बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला प्रीवियस एग्जाम्स के 2 क्वेश्चन पेपर में अराउंड पूछा गया है, तो इसीलिए हमने इस वीडियो में इसको कवर किया है इंपॉर्टेंट के तौर पर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन का क्या है कि संगठन का जो मानव संबंध सिद्धांत है उसके बारे में विवेचना करनी है। संगठन के मानव संबंध सिद्धांत संगठन प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जो मानव व्यवहार और संगठन में मानवीय पहलू पर केंद्रित करता है। भाई देखिए कोई भी आप संगठन लीजिए, उस संगठन में जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके व्यवहार और संगठन में मानवीय पहलू पर केंद्रित करता है दृष्टिकोण, ठीक है। ये वाला जो दृष्टिकोण है ये उनके
मानवीय पहलू या फिर उनके व्यवहार की ओर केंद्रित करता है। यह पारंपरिक सिद्धांत जो मुख्य रूप से संरचना और औपचारिकता पर ध्यान देते थे, से एक महत्वपूर्ण बदलाव की प्रतिनिधित्व भी करता है। अब इसको और ज़्यादा आपको देखिए, इस क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव संबंध सिद्धांत के बारे में, तो इस सिद्धांत के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस सिद्धांत का बेसिक यही है कि भाई ये सिद्धांत किस चीज़ को बताता है कि किसी संगठन में अगर कुछ लोग काम कर रहे हैं तो उनका व्यवहार किस प्रकार का है, उनके पहलू किस प्रकार के हैं, इसके बारे में ये सिद्धांत हमें नॉलेज प्रदान करता है। अब इस सिद्धांत की जो प्रमुख बातें हैं उनके बारे में देखें। सबसे पहले आता है मानव प्रेरणा बहुआयामी है। कर्मचारी को केवल धन से अधिक चीजें प्रेरित करती है। भाई देखिए, कर्मचारी है वो वहाँ पे वो काम तो सैलरी के लिए भी कर रहा है, पर अगर आपकी कंपनी या फिर संगठन में उसे और भी ज़्यादा सुविधाएं प्रदान कर रही हैं तो हो सकता है कि एक स्थान पर आकर उसे वो सुविधाएं भी अपनी सैलरी या फिर जो अमाउंट आप उसको दिया जा रहा है उससे ज़्यादा अच्छी लगने लगे। मानव संबंध सिद्धांत इच्छा, मान्यता, सुरक्षा, आत्म साक्षरता जैसे कारकों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। ये सिद्धांत क्या करता है भाई कि संगठन में कहें कि भाई इच्छा हो गई, मान्यता हो गई व्यक्ति के लिए, या उसकी सुरक्षा हो गई, आत्म साक्षरता हो गई, इन चीज़ की ओर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। बात करें सेकंड पॉइंट की कि सामूहिक कार्य महत्वपूर्ण है। कर्मचारी अकेले काम नहीं करते, वे समूह में काम करते हैं। मानव संबंध सिद्धांत टीम निर्माण, नेतृत्व शैली और संचार पर जोर देता है ताकि समूह के भीतर सहयोग और सामंजस्य को बढ़ावा दिया जा सके। ये जो सिद्धांत है मानव संबंध सिद्धांत, ये किसी संगठन में अगर आप संगठन के बारे में जानना चाहते हैं तो अगर आप इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे कि भाई जो कर्मचारी है वो अकेले काम नहीं करते, वो एक ग्रुप में काम करते हैं। ठीक है, उनको लोगों से बातचीत करना अपने काम से रिलेटेड हो गया या काम को छोड़कर अन्य चीज़ों के ऊपर भी बात करना पसंद है। ठीक है, तो वो मिलके काम करता है। अगर कोई व्यक्ति अकेले काम कर रहा है तो शायद वो संगठन के तौर पे काम ना भी कर पाए। तो क्या है कि भाई वो समूह में काम करते हैं। और ये जो मानव संबंध सिद्धांत है ये टीम निर्माण की तरफ बढ़ावा देता है, नेतृत्व शैली या संचार की ओर क्या देता है, जोर देता है, ताकि समूह के भीतर सहयोग भी बढ़े, लोग एक दूसरे का सहयोग भी करें और सामंजस्य को बढ़ावा दिया जा सके। अब बात करें संचार महत्वपूर्ण है। प्रभावी संचार के बिना सूचना गलत हो सकती है, गलतफहमियां बढ़ सकती हैं और कर्मचारी निराश हो सकते हैं। आप देखिए भाई किसी भी संगठन में अगर संचार अच्छे प्रकार से नहीं हो रहा तो एक समय आएगा कि वहाँ पे हो सकता है लोगों के बीच में गलतफहमियां बढ़ जाएं। किस प्रकार से कि भाई लोगों के बीच में बात ही नहीं हो पा रही है, किसी एम्प्लॉय ने सोच लिया कि भाई हमारे ओनर ने इस प्रकार से कहा था और किसी अन्य ने सोच लिया कि इस प्रकार से कहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, गलतफहमियां बन जाती है, लोगों के अपने अपने थॉट्स बन जाते हैं जो कि एक संगठन को गिरा सकते हैं। तो क्या है कि भाई संचार क्या है, महत्वपूर्ण है। प्रभावी संचार के बिना क्या होता है कि सूचना गलत भी हो सकती है, गलतफहमियां भी बढ़ सकती हैं। तो मानव संबंध सिद्धांत खुले और ईमानदार संचार को प्रोत्साहित करता है ताकि सभी को जानकारी हो और उनकी आवाज़ सुनी जा सके। भाई सभी लोगों को जानकारी हो किसी भी चीज़ के बारे में, संगठन में कि कोई प्रकार का चेंज हो रहा है उसके बारे में, और उनकी बातें भी सुनी जाए। इसीलिए क्या है कि भाई वो खुले और ईमानदार संचार को प्रोत्साहित करता है। भाई लोग जो संचार है उसमें सभी की बातें सुनी जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि कुछ बड़े जो पोस्ट के लोग हो गए उनकी बातें सुनी जा रही है, अन्य जो लोग हो गए उनकी नहीं। ठीक है, तो ये बात करें पर्यवेक्षण एक का महत्व। पर्यवेक्षक आप कह सकते हैं कि भाई व्यक्ति जो कि ऊपर से पूरी संस्था के ऊपर निगरानी रखे हुआ है उसको, पर्यवेक्षकों को कर्मचारियों के निर्देश देने और उनके प्रदर्शन की निगरानी करने से ज़्यादा करना चाहिए। मानव संबंध सिद्धांत सुझाव देता है कि पर्यवेक्षक को सहायक, मार्गदर्शक और कोच बनना चाहिए जो कर्मचारियों को विकसित होने और सफल होने में मदद करे। आप देखिए कि भाई सपोज करिए कि आपके पास एक कंपनी है। ठीक है, उस कंपनी में एक पर्यवेक्षक या फिर एक एग्जामिनर के तौर पे एक व्यक्ति को रखा गया जो कि पूरी कंपनी में देखता है कि भाई लोग किस प्रकार काम कर रहे हैं। ठीक है, वो कोई गलत तो नहीं कर रहे, पर वो सिर्फ निगरानी करता है वो व्यक्ति। तो क्या उस कंपनी में सुधार हो पाएगा? नहीं। क्या होना चाहिए, पर्यवेक्षक या फिर एग्जामिनर को किस प्रकार का होना चाहिए, यहाँ पे बताया गया है कि सहायक होना चाहिए। वो अगर कोई व्यक्ति या एम्प्लॉय कोई काम में गलती कर रहा है तो उसकी सहायता करना चाहिए। मार्गदर्शक होना चाहिए, पूरी की पूरी टीम को लीड कर सके या फिर एक व्यक्ति को भी लीड कर सके, आगे बढ़ने में उसकी मदद कर सके। और कोच बनना चाहिए, भाई कोच होना चाहिए एक प्रकार से कि वो लोगों की मदद कर सके। ठीक है, अगर किसी को कोई परेशानी है तो उसकी परेशानी को सॉर्ट आउट करने में, सॉल्व करने में उनकी हेल्प कर सके। तो इस प्रकार की चीज़ें क्या होनी चाहिए, पर्यवेक्षक के अंतर्गत होनी चाहिए। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये मानव संबंध सिद्धांत के बारे में बताती भी हैं। ठीक है, और मानव संबंध सिद्धांत किन चीज़ों को बढ़ावा देता है उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है।
कोच बनना चाहिए जो कर्मचारियों को विकसित होने में मदद करे और सफल होने में भी मदद करे। मानव संबंध सिद्धांत के संगठन पर लाभ। भाई संगठन पर क्या लाभ पड़ते हैं अगर कोई संगठन मानव संबंध सिद्धांत का प्रयोग करके अपने संगठन में कार्य करवाता है तो देखिए, बढ़ी हुई उत्पादकता। जब जब कर्मचारी संतुष्ट, प्रेरित और सहयोगी होते हैं तो अक्सर अधिक कुशल और उत्पाद काम करते हैं। भाई सपोज करिए कि कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, वहाँ के लोग दुखी हैं क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है, और जितनी भी स्ट्रक्चर है वो अच्छे प्रकार का नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि वो कर्मचारी अपने पूरे जो 100% है उसके तौर पे काम करेंगे? नहीं। हो सकता है वो काम में ढील दें, काम को सही प्रकार से ना करें, बस जैसे तैसे करके आगे बढ़ जाए, नहीं। तो क्या होना चाहिए भाई, जब कर्मचारी क्या होगा, संतुष्ट होगा, प्रेरित होगा और सहयोगी होता है तो क्या होता है भाई, अक्सर क्या होता है, अच्छा कुशल काम करते हैं और अच्छे से उत्पादकता होती है। काम कर्मचारी कम कर्मचारी एक सकारात्मक कार्य पर्यावरण कर्मचारियों को कंपनी में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे कर्मचारी टर्नओवर कम होता चला जाता है। अब देखिए, सपोज करिए कि भाई काम है, कंपनी है, उसके अंतर्गत काम हो रहा है। अब कर्मचारी कुछ समय बाद कुछ कर्मचारी कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं, फिर नए कर्मचारी आते हैं, फिर कंपनी को 4 दिन या 6 महीने काम करा और उन्होंने कंपनी को छोड़ दिया। अब क्या हुआ भाई, कंपनी को तो हर समय 6-6 महीने के गैप में नए नए कर्मचारी रखने पड़ रहे हैं, जिनको काम सिखाने से लेकर काम करवाने तक परेशानी को झेलना पड़ता है कंपनी को। तो क्या होगा कि भाई कर्मचारियों को कंपनी में बनाए रखना चाहिए और बने रहने के लिए उनको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, तभी कंपनी अच्छे रह पाएगी। बेहतर निर्णय लेना। जब कर्मचारी सहयोग करते हैं और एक दूसरे की राय लेते हैं तो बेहतर निर्णय लेना भी संभव हो जाता है। भाई कर्मचारी एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं तो अच्छे निर्णय ले पाएंगे। नवीनता और रचनात्मकता में वृद्धि। एक ऐसा वातावरण जो कर्मचारियों को रचनात्मकता होने और जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, नवीनता और नवचारों को बढ़ावा देता है। अभी देखिए कि मतलब क्रिएटिव माइंड, यहाँ पे बात की क्रिएटिविटी की, भाई कर्मचारी हैं वो क्रिएटिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं कंपनी में, ठीक है, नई नई कह सकते हैं कि नए नए टास्क किए जा रहे हैं कि कंपनी को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके। तो क्या होता है कि भाई नवीनता और रचनात्मकता होती रहती है। बेहतर ग्राहक सेवा। जब कर्मचारी संतुष्ट हैं तो ग्राहकों को बेहतर सेवा देने की अधिक संभावना रखते हैं, जिससे ग्राहक संतुष्टि बनी रहती है। भाई अगर आपके कंपनी के ही कर्मचारी दुखी हैं तो शायद वो आपके जो ग्राहक है उनको भी अच्छे प्रकार की सर्विस ना दे पाए या फैसिलिटी ना दे पाए। तो आपके जो कर्मचारी हैं उन्हें खुश होना चाहिए, तभी वो ग्राहक जो हैं आपके कंपनी के, ठीक है, उनकी हेल्प कर पाएंगे, अच्छे से उनको हेल्प कर पाएंगे। अब आगे बढ़े, मानव संबंध सिद्धांत के कुछ आलोचनाओं की बात करें। ये कंप्लीटली हम मानव संबंध सिद्धांत के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। भाई आपसे पूछा गया था यहाँ पे मानव, क्या पूछा गया था क्वेश्चन में कि संगठन के मानव संबंध सिद्धांत का विस्तार में बताइए, तो इसीलिए हम विस्तार में बता रहे हैं। भाई मानव संबंध सिद्धांत के बारे में बताया, फिर उसके संगठन पर लाभ क्या पड़ते हैं। अब बात करें उसकी कुछ आलोचनाओं के बारे में। यह सिद्धांत बहुत नरम है। कुछ आलोचकों का मानना है कि यह सिद्धांत कर्मचारियों को बहुत खुश रखने पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करता है और संगठन के प्रदर्शन और अधिकतम करने के लिए कठोर होना आवश्यक है। अब देखिए, कुछ जो आलोचक हैं या फिर जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, वो बताते हैं कि भाई ये जो प्रोग्राम है, ये जो सिद्धांत है मानव संबंध सिद्धांत, ये क्या करता है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करता है। परंतु उन लोगों का मानना है कि भाई संगठन में ना थोड़ी सी सख्ताई होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ढील दे रहा है काम पे और अगर हम उसे थोड़ी सी सख्ताई दिखाएं तो शायद वो अपना काम अच्छे प्रकार से कर पाए, अपना खुद का भी विकास कर पाए, ठीक है। तो वो लोग मानते हैं कि भाई संगठन में थोड़ी सी क्या होनी चाहिए, कठोर होनी चाहिए, थोड़ी सी सख्ताई होनी चाहिए। इसका मापन मुश्किल है। मानव संबंध सिद्धांत के परिणाम को मापना मुश्किल हो सकता है, जिससे प्रबंधकों को इसके मूल्य को साबित करने में मुश्किल हो सकती है। भाई ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग कंपनी के विकास को मापना या उस सिद्धांत को मापना थोड़ा मुश्किल है। तो क्या होता है, जिससे कि भाई कंपनी में अगर ये सिद्धांत को अपनाया जा रहा है तो उसको मापना और फिर ये देखना कि हाँ इससे कुछ हेल्प हुई है या नहीं हुई, ये करना थोड़ा कठिन हो जाता है। सभी स्थितियों में लागू नहीं होता। ये जो सिद्धांत है ये संगठन के सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए समान रूप से लागू नहीं हो सकता। बात करें मानव संबंध सिद्धांत के प्रभाव क्या है। मानव संबंध सिद्धांत ने संगठन प्रबंधन के क्षेत्र में क्रांति ला दी। ये जो सिद्धांत है इसने संगठन प्रबंधन, भाई संगठन प्रबंधन से तात्पर्य है कि भाई जो भी कंपनी है या उसका संगठन है उसके प्रबंधन पूरे स्ट्रक्चर में क्या ला दिया, क्रांति ला दी। इसने संगठनों को यह समझने में मदद की कि कर्मचारी केवल मशीन या श्रम के भाग नहीं हैं, बल्कि सामाजिक और भावनात्मक प्राणी हैं जिनकी जरूरतें, इच्छाएं और प्रेरणाओं
का संगठन के प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत ने क्रांति ला दी और कंपनियों को समझाया या फिर संगठन को बताया कि भाई जो कर्मचारी हैं वो कोई मशीन नहीं है कि आप बस उनसे काम करवाए जा रहे हैं, ठीक है, आप उसको जो उनकी सैलरी है वो दिए जा रहे हैं और उनसे काम लिए जा रहे हैं। वो मशीन नहीं है, वो एक प्राणी है जिनकी अपनी इच्छाएं हैं, ठीक है, ज़रूरतें हैं और प्रेरणाएं हैं, और यही चीज़ें उस संगठन पर क्या करती हैं, महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। इस सिद्धांत के प्रभाव को निम्नलिखित बिंदुओं में बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है। देखिए, जो प्रभाव है इसको बताया जा सकता है इस प्रकार की। संगठन ने कर्मचारियों की जरूरतों पर अधिक ध्यान देना शुरू करा कि भाई जब ये सिद्धांत लाया गया तो कंपनियों में या फिर संगठनों में क्या प्रभाव पड़ा कि भाई कर्मचारियों की जो जरूरतें हैं उन पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। संगठनों में टीम निर्माण और सहयोग को बढ़ावा देने की पहल हुई। भाई नहीं से ऐसा होता था कि पहले इंडिविजुअली अगर काम करवाया जाता था, तो अब ग्रुप ऑफ पीपल या फिर टीम निर्माण पे ध्यान दिया जाने लगा। कई सारे लोग मिलकर एक अच्छे से टास्क को या किसी भी आप कह सकते हैं कंपनी में आए ऑर्डर को अच्छे प्रकार से फुलफिल करने के लिए काम करते हैं। संगठनों में अधिक प्रभावी संचार के लिए प्रयास किए गए। भाई संगठन में अच्छे प्रकार से संचार हो, लोगों के बीच में बातचीत हो, इसके लिए प्रयास किया गया। और संगठनों में ने कर्मचारियों के विकास और प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान दिया। भाई कर्मचारियों का विकास भी हो और उनका प्रशिक्षण भी हो, इस चीज़ के ऊपर भी संगठनों ने क्या दिया, ध्यान दिया। मानव संपत्ति सिद्धांत आज भी संगठन प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह सिद्धांत संगठनों को अधिक कुशल, उत्पादक और प्रभावी बनाने में क्या करता है, मदद करता है। अगर कोई व्यक्ति अपना कोई संगठन या फिर कोई कंपनी खोलता है और अगर वो मानव संबंध सिद्धांत के अकॉर्डिंग अपनी कंपनी में कार्य को करवाता है या कार्य करता है, तो उस संगठन में क्या होगा भाई, उस संगठन को आगे बढ़ाने में भी हेल्प होगी और कुशल, उत्पादक और प्रभावी मदद मिलेगी। बात करें अगले क्वेश्चन की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वाला क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। हो सकता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए, परंतु क्वेश्चन में अगर विकास प्रशासन के बारे में है तो जो चीज़ें हम इसमें बताएंगे वो आपको यहाँ लिखनी पड़ेंगी। बताते देखिए यहाँ पे क्या पूछेगा, विकास प्रशासन का वर्णन करते हुए विकास प्रशासन के विभिन्न तत्वों की विवेचना कीजिए। जो तत्वों की विवेचना है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो क्वेश्चन है अगर विकास प्रशासन के बारे में आता है तो आपको बेसिक डिटेल तो लिखनी ही पड़ेगी। अब बात करें पहले विकास प्रशासन क्या है। विकास प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज मिलकर एक देश के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देता है। भाई किसी देश के विकास के लिए विकास प्रशासन बनाया जाता है, जिसमें भाई नागरिक और निजी और सरकारी ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करती है, देश के विकास में कार्य करती है। विकास प्रशासन के विभिन्न तत्वों को निम्नलिखित रूप से जो तत्व हैं उनके बारे में हम इस बारे में बात करेंगे। पहले आता है, ये वाले तत्व आपको आपकी बुक में भी देखने को मिल जाएंगे, आप जाके अपने बुक में जो विकास प्रशासन का चैप्टर है उसमें देख सकते हैं। बात करें पहला, परिवर्तन उपमुखी, मतलब चेंज हो सके समय समय। विकास प्रशासन का केंद्रीय संबंध समाज और आर्थिक परिवर्तन से है। भाई समाज में सामाजिक परिवर्तन भी हो एवं आर्थिक परिवर्तन भी हो, इससे उसका संबंध है। विकास प्रशासन का उद्देश्य केवल वर्तमान समस्याओं के समाधान पर ध्यान देना नहीं, बल्कि भविष्य के विकास को भी ध्यान में रखना है। विकास प्रशासन का क्या काम है कि भाई जो वर्तमान में अगर सपोज करिए समाज में कोई वर्तमान में कोई समस्या है, तो विकास प्रशासन का काम केवल इतना नहीं है कि बस उस समस्या को सॉर्ट आउट कर दिया और विकास जो समाज है उसको चलने दिया, नहीं, भविष्य में आने वाली समस्याओं को भी ध्यान में रखना है, ठीक है, और भविष्य में समाज को किस प्रकार विकास करवाना है इसके ऊपर भी ध्यान रखना है। किसका काम है, विकास प्रशासन का। यह विकास के लिए दीर्घकालिक योजनाओं और नीतियों को विकसित करता है। मतलब दीर्घकालिक मतलब लंबे समय तक ऐसी नीतियां जो कि लंबे समय तक देश की विकास में मदद करें, ऐसी नीतियों का निर्माण करना और उनको पूरी तरह से चलाने का काम करता है। आता है फिर परिणाम उपमुखी, उन्मुखी। विकास प्रशासन को परिणामोमुखी होना चाहिए। इसे समाज आर्थिक परिवर्तन की भी एक समयबद्ध अवधि के भीतर संपन्न होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि भाई एक टाइम लिमिट के अंतर्गत काम होने चाहिए सारे के सारे विकास प्रशासन के अंतर्गत, ठीक है। विकास प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके प्रयास से वास्तविक परिवर्तन हो रहा हो। विकास प्रशासन को क्या देखना चाहिए कि भाई अगर उसने कोई कार्य किया है, कोई प्रयास किया है, तो उस प्रयास के जो रिजल्ट हैं वो दिखना चाहिए, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या है, परिणाम, कि भाई उस जो कार्य किया गया उसके परिणाम दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे। अगर नहीं दिख रहे तो क्यों नहीं दिख रहे, और अगर परिणाम दिखे और परिणाम में कुछ कमी है तो उनको किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, इस चीज़ के ऊपर भी विकास प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये उसके तत्व हैं, संचार, निष्ठा और समर्पण। एक प्रशासनिक प्रतिबद्धता में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। विकास प्रशासन को केवल योजना एवं उसके विकासात्मक कार्यों के क्रियान्वयन की ओर केंद्रित नहीं रखना चाहिए, बल्कि
उसका ध्यान संपूर्ण समाज के बदलाव की ओर होना चाहिए। अब देखिए, विकास प्रशासन का काम केवल इतना नहीं है कि भाई कोई आप कह सकते हैं कि योजना बना दी और उस योजना को देख रेख कर रहे हैं और योजना का विकास कर रहे हैं, नहीं, उसका उसका जो केंद्र है उससे ज़्यादा होना चाहिए, बल्कि इसका ध्यान संपूर्ण समाज के बदलाव की ओर होना चाहिए। भाई समाज में बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा, विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। अब देखिए, समाज में बदलाव का तो दो हो सकते हैं भाई, समाज में नकारात्मक बदलाव भी हो सकते हैं, सकारात्मक बदलाव भी हो सकते हैं। तो विकास प्रशासन का काम है कि भाई सकारात्मक बदलाव समाज में हो, इस चीज़ के ऊपर भी उसको अपना ध्यान देना है और साथ के साथ जो योजनाएं बनाई जा रही हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना है। विकास प्रशासन को जनता के साथ प्रभावी संचार स्थापित करना चाहिए और उन्हें विकास प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। भाई विकास प्रशासन का ये भी काम है कि जनता जो है उसको शामिल करे, क्योंकि देखिए समाज में विकास ऐसा नहीं है कि कोई संस्था को काम दे दिया गया और उसने पूरी तरह से विकास कर दिया, नहीं। समाज में जो जनता है अगर वो संस्था की या फिर जो प्रशासन है उसकी मदद नहीं करेगी तो विकास होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो जनता या फिर आप कह सकते हैं कि भाई संचार स्थापित करना चाहिए जनता के साथ और उसको जितनी भी प्रक्रियाएं उनमें शामिल करना चाहिए। ग्राहक उन्मुखी, विकास प्रशासन को ग्राहक उन्मुखी होना चाहिए। इससे ग्राहक या जो नागरिक है कि आकांक्षाओं और आग्रह को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। भाई जितने भी नागरिक हैं या ग्राहक हैं उनकी अगर कोई परेशानी है तो विकास प्रशासन को उस परेशानी को भी खत्म करना या समाप्त करने का कार्य करना चाहिए, ताकि जो जनता है वो खुश रह सके। विकास प्रशासन को विशेष क्षेत्रों में लोगों की आवश्यकताओं और इच्छाओं को रणनीति तरीकों से संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। विकास प्रशासन का काम है, क्या काम है कि भाई जो लोग हैं विशेष क्षेत्र में लोग हो गए, ठीक है, आप कह सकते हैं कि कोई ऐसे क्षेत्र जिसमें लोगों को आगे बढ़ाना है या जिनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही हो उस क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में किससे रणनीतिक तरीकों से, भाई रणनीतिक तरीकों से क्या करना है, उनको संतुष्ट करना है और उनकी जो परेशानी है उनको समाप्त करना है। अस्थायी आयाम, विकास प्रशासन की एक प्रमुख बाधा है जैसे समय, इसे इस और अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि किस प्रकार से नागरिकों की आवश्यकताओं को एक सुनिश्चित समय के अंतर्गत पूर्ण करना चाहिए। भाई विकास प्रशासन को इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि एक लिमिटेड टाइम के अंतर्गत जो नागरिकों की परेशानी है उसको किस प्रकार सॉर्ट आउट किया जा सके। योजनाबद्ध और समन्वित प्रयास, विकास प्रशासन का तात्पर्य एक संगठित और नियोजित विकास की रणनीतियों से है। भाई जो विकास है वो संगठित होना चाहिए, ठीक है, नियोजित होना चाहिए, पहले से ही उसका नियोजन कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई कोई नीति बनाई और समय के साथ साथ उस नीति में हम नई नई चीज़ें लाए जा रहे हैं, नहीं, ये सारी चीज़ें पहले ही हो जानी चाहिए और नियोजन होने के बाद इन सारी चीज़ों पे क्या होना चाहिए, कार्य होना चाहिए। इसमें नौकरशाहों और नागरिकों की भागीदारी के माध्य सहयोग की आवश्यकता। भाई नौकरशाही मतलब सरकारी जो कार्यवाहक हैं, जो कार्य कर रहे हैं वो लोग, और नागरिकों की भागीदारी के मध्य क्या होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। विकास प्रशासन को विकास के सभी पहलुओं को एक साथ समन्वित करने के लिए योजनाबद्ध दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। भाई योजनाबद्ध, पहले से योजना बना ली जाए, ठीक है, और योजना के अंतर्गत काम किया जाए। साथ के साथ विकास प्रशासन के जितने भी पहलू हैं पहले ही समन्वित होने चाहिए और योजनाबद्ध दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। लक्ष्योन्मुखी प्रशासन, विकास प्रशासन को लक्ष्योन्मुखी होना चाहिए। विकास प्रशासन का मुख्य लक्ष्य आर्थिक विकास के साथ सामाजिक परिवर्तन भी लाना है। भाई विकास प्रशासन का जो काम है वो है कि भाई आर्थिक विकास भी हो समाज में, साथ के साथ सामाजिक परिवर्तन भी हो। विकास प्रशासन को अपने प्रयासों को स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्यों के साथ जोड़ना चाहिए। विकास प्रशासन का क्या होना चाहिए, भाई उसके लक्ष्य जो है वो स्पष्ट होने चाहिए और उसका जो उद्देश्य है उनके साथ उसे जोड़ना चाहिए। प्रबंधकीय क्षमता, विकास प्रशासन को विकासात्मक प्रक्रिया के कार्यों में प्रारंभ से अंत तक प्रबंधन के लिए क्षमता की आवश्यकता होती है। इससे विकास को निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्षमता को बढ़ावा एवं बढ़ाए देना चाहिए, ठीक है। ये देखिए ये काफ़ी सारे तत्व हैं, इसमें से आपको कोई भी 6 लिख सकते हैं आप, ठीक है, 6 आपको तत्व लिख देने हैं। देखिए यहाँ पे और भी तत्व दिए गए हैं क्योंकि आपकी बुक में जितने दिए गए थे हमने उन सबको कवर किया है। तो आपको कोई भी अगर आपसे पूछा जाता है तो आप 6 से 7 तत्वों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। बात करें अगले की, प्रगतिवाद। प्रगतिवाद से तात्पर्य कि भाई प्रगति हो रही है उस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए। विकास प्रशासन का एक महत्वपूर्ण कार्य है, ये जो प्रगति है वो विकास प्रशासन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह मानव प्रगति के लिए दूरगामी भविष्य को प्राप्त करने के लिए
करने की तैयारी करता है। विकास प्रशासन को वर्तमान समस्याओं के समाधान के साथ साथ भविष्य में चुनौतियों को निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। विकास प्रशासन को क्या होना, किस प्रकार का होना चाहिए या उसके तत्व किस प्रकार के होने चाहिए कि भाई वर्तमान में जो समस्या है वो भी सॉल्व हो और साथ के साथ भविष्य में जो आने वाली समस्या है मतलब उन समस्याओं को पहले ही भाप लेना चाहिए और उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए जो आप कह सकते हैं तरीके हैं, योजना है, वो बना लेनी चाहिए। भागीदारी, लोगों को विकास कार्यक्रमों द्वारा केवल लाभ प्राप्त नहीं होता, विकासात्मक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी होती है। ठीक है, जो विकास हो रहा है समाज में उसमें लोगों की भागीदारी होना आवश्यक है और इस चीज का ध्यान रखने का काम किसका है, विकास प्रशासन का है। रचनात्मक और नवीनता, ये विकास प्रशासन के दो प्रमुख तत्व हैं। इन्हें विकास की प्रक्रिया में पूरी तरह से रचनात्मक और नवीन होना चाहिए। विकास प्रशासन को पारंपरिक तरीकों से हटकर नए तरीकों और विचारों को अपनाने की आवश्यकता। भाई पुराने समय से जो विचार चले आ रहे हैं विकास करने के लिए उन विचारों को छोड़कर नए नए विचारों को अपनाना चाहिए, नए नए जो रचनात्मक विचार हैं उनको अपनाना चाहिए ताकि और अच्छे से विचार हो सके। जवाबदेही और उत्तरदायी, विकास प्रशासन को उत्तरदायी और जिम्मेदार होना चाहिए। ठीक है, विकास प्रशासन को कैसा होना चाहिए, उत्तरदायी और जिम्मेदार होना चाहिए। अगर समाज में कोई विकास किया जा रहा है और समाज के द्वारा कोई सवाल पूछा जाता है तो विकास प्रशासन का काम है कि वो उस सवाल का उत्तर दे और जनता के प्रति जवाब दे रहे। इसे विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रशासक के प्रति अधिक प्रेरित और उत्सर्जन होना आवश्यक है। अतिव्यापी, विकास की प्रक्रियाओं को पालन करते हुए कई औपचारिक और अनौपचारिक संस्थान हैं जो आपस में अतिव्यापी होते हैं। विकास प्रशासन को इन सभी संस्थानों के साथ सहयोग रखना चाहिए और एक समन्वित प्रयास करना चाहिए। देखिए, विकास प्रशासन के विकास करते समय अगर समाज में विकास करते हैं तो कई सारी संस्थाएं हैं जो अतिव्यापी हो जाती है, भाई ज़्यादा से ज़्यादा करने लग जाती हैं। ठीक है, तो विकास प्रशासन को इन सभी संस्थाओं के साथ अच्छे प्रकार से मेलजोल बढ़ाना चाहिए ताकि समाज में ऐसा ना हो कि कोई संस्था बहुत ज़्यादा काम कर रही है धगाधक और कोई संस्था कर ही नहीं पा रही है, तो एक इस प्रकार की स्थिति पैदा ना हो। ठीक है, इसीलिए इन सभी संस्थाओं के साथ अच्छे से मेल जोल होना चाहिए ताकि सारी संस्थाएं मिलकर समाज का विकास कर सकें। तो ये जितने भी तत्व बताए हैं आपको, इनमें से किन्हीं भी अगर तत्व पूछे जाते हैं तो 6 से 7 तत्व अगर आप लिख देंगे तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे और आप चाहें तो जितने ज़्यादा आप लिख सकें वो आप लिखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लोकनीति से आप क्या समझते हैं? लोकनीति के निर्माण में कार्यपालिका की भूमिका को स्पष्ट करिए। भाई लोकनीति के बारे में बात कर ले। लोकनीति का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया था परंतु उससे पहले का जो था उसमें ये नहीं पूछा गया, परंतु लोकनीति से रिगार्डिंग आपके बुक में पूरा का पूरा एक चैप्टर भी दिया गया है, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया है। लोकनीति के बारे में जाने, ये देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, ये देखिए, लोकनीति से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे हमने उसी तरह से बताया था कि भाई लोकनीति से मेरा तात्पर्य है सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों के समूह से। भाई जितनी भी सरकार के द्वारा जो नीतियां अपनाई जाती हैं उनका जब समूह होता है तो उसको लोकनीति कहते हैं। ठीक है, आगे देखें, यह सरकार के कार्यों और निर्णयों का मार्गदर्शन करती है। लोकनीति क्या होती है? सरकार के जो कार्य हैं और उसके द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं उसका क्या करती है? मार्गदर्शन करती है, उनको मार्ग दिखाने में मदद करती है। लोकनीति सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सरकार की भूमिकाओं और दायित्वों को भी निर्धारित करती है। सरकार राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में किस प्रकार के कार्य करेगी, ठीक है, इस चीज को भी देखने के लिए या फिर उनको जो दायित्व है क्या काम करने हैं, ये दायित्व को निर्धारित करने का काम भी लोकनीति के अंतर्गत ही आता है। आगे देखें, लोकनीति की परिभाषाएं। आपके क्वेश्चन में लोकनीति के बारे में पूछा गया है तो आपको परिभाषाएं भी बतानी पड़ सकती हैं। अगर आप परिभाषाएं लिखते हैं तो आपका जो आंसर है वो थोड़ा अट्रैक्टिव और अच्छा लगेगा। तो आपको क्या करना है, 1 से 2 परिभाषाएं, काफ़ी छोटी छोटी है, 2 परिभाषाएं याद कर लेनी है। अगर आपके पास लोकनीति का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन जिसमें लोकनीति से रिगार्डिंग कुछ भी पूछा गया है, आप वहाँ पे परिभाषाओं को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बात करें लोकनीति की परिभाषा के बारे में, थॉमस आर डी का कहना है कि भाई लोकनीति वह है जो कुछ भी सरकार करने या ना करने के लिए चुनती है। भाई लोकनीति क्या है कि गवर्नमेंट जो भी कुछ करने के लिए चुनती है या ना करने के लिए चुनती है वो लोकनीति के अंतर्गत आता है। डेविड ईस्टन के द्वारा बताया गया है लोकनीति को पूरे समाज के लिए मूल्य और आधिकारिक आवंटन के रूप में परिभाषित किया गया है। विलियम जेनकिंस के अनुसार लोकनीति एक राजनीतिक अभिनेता या अभिनेताओं के समूह द्वारा लक्ष्य को चयन और उन्हें निर्दिष्ट स्थिति में प्राप्त करने के साधन के विषय के रूप में लाए गए परस्पर संबंध निर्णय का एक सेट है, जो है जहां उन निर्णय और सैद्धांतिक रूप से उन अभिनेताओं की
प्रति प्राप्त करने की शक्ति के अंतर्गत होना चाहिए। तो ये भी परिभाषा है, ठीक है। आप ये वाली रहने दीजिए, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। ये ऊपर के अगर आप दो भी याद कर लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। फिर होल्डर नेविसन के द्वारा बताया गया और अब्राहम कल्पन ने लोकनीति को लक्ष्य, मूल्य और प्रथाओं के एक अनुमानित कार्यक्रम के रूप में परिभाषित किया है। अब बात करें लोकनीति के लिए, भाई लोकनीति के बारे में थोड़ी और एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हमने ऊपर थोड़ी सी पढ़ी थी, अब यहाँ पे थोड़ी और देखें और उसके बाद आपको यहाँ पे हम कार्यपालिका के बारे में बात करेंगे। लोकनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज के विभिन्न पहलू, आवश्यकताओं और संघर्ष को समझकर सार्वजनिक नीतियाँ और कार्यवाही का निर्माण किया जाता है, ठीक है भाई। यहाँ पे हमने ऊपर क्या समझाया आपको, यहाँ पे हमने ऊपर आपको बताया कि भाई लोकनीति से मेरा तात्पर्य है कि भाई सरकार द्वारा जितनी भी नीतियां अपनाई जाती हैं उन सबका समूह लोक नीति के अंतर्गत आता है। मतलब लोक नीति के अंतर्गत जितनी भी नीतियां हैं वो सरकार के द्वारा समाज के प्रति किए जाने वाले कार्यों के लिए है। तो यहाँ पे भी ऐसे प्रकार का बताया गया कि लोक नीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज के विभिन्न पहलू, समाज की जो आवश्यकताएं हैं वो और संघर्ष को समझकर सार्वजनिक नीति है, मतलब समाज के सभी लोगों के लिए नीति और कार्यवाही का निर्माण किया जाता है। इसमें सरकार और नागरिक समूह दोनों का सहयोग होता है ताकि समृद्धि, सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता की प्राप्ति हो सके। लोकनीति का लक्ष्य समृद्धि और समाज में सामरिक परिवर्तन लाना है, ठीक है। तो लोकनीति से तात्पर्य आप इसको इजी वे में इस तरह समझ सकते हैं कि भाई सरकार के द्वारा बनाई गई नीति जो कि पूरे समाज के लिए आप कह सकते हैं लाभकारी है, लोकनीति के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत नागरिक, सरकार और निजी प्रशासन भी आते हैं। कार्यपालिका की क्या भूमिका है, ये इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन को दो पार्ट्स में बांटा गया, पहले में आपको लोकनीति के बारे में बताना है और दूसरे में कार्यपालिका की क्या भूमिका है उसके बारे में। कार्यपालिका लोकनीति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह निम्नलिखित प्रमुख कारगर क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाती है। देखिए यहाँ पे कुछ क्षेत्र बताए गए हैं, उनके बारे में बात करें। सबसे पहले आता है नीति निर्माण में सहयोग। कार्यपालिका को नीति निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। जो कार्यपालिका है, अगर सरकार के द्वारा कोई नीति बनाई जा रही है, ठीक है, तो कार्यपालिका को उस नीति में निर्माण में पूरी तरह से क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका देख सकती है कि सरकार किस प्रकार की नीति बना रही है, ठीक है, और क्या वो नीति समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए लाभकारी है या नहीं। यह सरकारी नीतियों के निर्माण करने में नागरिक समूह के साथ सहयोग करती है और उनकी राय और सुझावों के मध्यस्थता के माध्यम से चुनती है। भाई समाज में जो लोग हैं उनके क्या राय है, क्या सुझाव है, ठीक है, उस नीति के प्रति इस चीज को भी कार्यपालिका ध्यान में रखती है। बात करें अगली, नागरिकों की आवश्यकताओं को समझना। कार्यपालिका को समाज की आवश्यकताओं को समझने की क्षमता होनी चाहिए। भाई जो कार्यपालिका है, समाज में जो लोग हैं उनकी आवश्यकताओं को समझने की उसके पास क्षमता होनी चाहिए। समझा से तात्पर्य है कि भाई कार्य, अगर सपोज करिए लोगों की बेसिक नीड्स की कमी हो रही है, उनको प्राप्त नहीं हो रही, तो उस परेशानी को कार्यपालिका को समझना चाहिए। यह समृद्धि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, अन्य क्षेत्रों में नागरिकों की आवश्यकताओं को पहचानने में सहारा करती है। बात करें तीसरे पॉइंट की, नीतियों का क्रियान्वयन। जो भी नीति बनाई गई है, कार्यपालिका को उन नीतियों का क्रियान्वयन करना चाहिए और सही प्रकार से करना चाहिए। इसके बारे में देखिए, कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण कार्य नीतियों का क्रियान्वयन है। वह सुनिश्चित करती है कि सरकार द्वारा तय की गई नीतियां समृद्धि और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं में अनुकूलित हो रही है, ठीक है। सरकार के द्वारा जो भी नीति बनाई गई है, क्या वो नीति समाज में कायम है, समाज के लिए सफलता के लिए काम कर रही हैं, लोगों की हेल्प कर रही हैं या नहीं, ठीक है। अगर नहीं कर रही तो कार्यपालिका उन नीतियों के ऊपर रोक लगा सकती है, उनके ऊपर, और जो बाकी चीजें हैं प्रोसेस वो कर सकती है, ठीक है। तो सरकार द्वारा जो नीतियां हैं वो समृद्ध और सामाजिक परिवर्तन के लिए कार्य कर रही हैं या नहीं। चौथा, नागरिक समूह के साथ संवाद। कार्यपालिका को समाज के सभी वर्गों के साथ संवाद में रहना चाहिए। समाज से मतलब जुड़े रहना चाहिए। भाई समाज में जितने भी वर्ग हैं, लोग हैं, उन सबके साथ कार्यपालिका को जुड़ा रहना चाहिए। यह नागरिकों समूहों के बीच की बातचीत में शामिल होकर उनकी ज़रूरत और आवश्यकताओं को समझती है और उन्हें समृद्धि और प्रक्रिया में शामिल करने का प्रयास करती है। इससे क्या तात्पर्य है कि भाई अगर कार्यपालिका लोगों और समाज के जो लोग हैं उनके साथ अच्छे प्रकार से संवाद में रहेगी तो समाज की जो समस्याएं हैं वो कार्यपालिका को समय समय पर पता चलती रहेंगी। बात करें नीतियों की स्थिति रिपोर्टिंग। भाई जो नीतियां बनाई गई हैं कार्यपालिका को
कार्यपालिका है उसको उनकी रिपोर्टिंग भी करनी चाहिए। रिपोर्टिंग से तात्पर्य है ये देख रेख करना चाहिए कि नीति जो बनाई गई है सरकार के द्वारा उस नीति से कितना लाभ हुआ या नहीं, नीति किस क्षेत्र में अधिक लाभ कर रही है, इन सारी जो रिपोर्टिंग है ये कार्यपालिका को करनी चाहिए। कार्यपालिका को सरकारी नीतियों की स्थिति को समय समय पर रिपोर्ट करना चाहिए। इससे सामाजिक समृद्धि की प्रक्रिया की प्रगति का मूल्यांकन की जा सकती है और आवश्यकताओं के आधार पर सुधार किया जा सकता है। जो भी आवश्यकता है उस नीति में, ठीक है, सुधार करने की वो की जा सकती है। कार्यपालिका का नेतृत्व, कार्यपालिका को समाज में नेतृत्व की भूमिका निभानी चाहिए। भाई समाज का नेतृत्व करने में कार्यपालिका को क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। यह समाज को समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करने का कार्य करती है और नीतियों के प्रति लोगों की आस्था बनाए रखती है। सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई गई हैं उनके ऊपर आस्था रखने के लिए कार्यपालिका समाज में लोगों की मदद करती है। सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता की रक्षा, कार्यपालिका को सामाजिक न्याय और समाज में समरसता की रक्षा करनी चाहिए। यह समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों के बीच संतुलन को बनाए रखने का भी कार्य करती है। भाई कार्यपालिका का एक ये भी काम है कि समाज में जितने लोग हैं उनके बीच में समानता बनी रहे, ठीक है, सबकी सुरक्षा हो। किसी भी जो छोटा गुट है या आप कह सकते हैं कि छोटे गुट के लोग हैं, ठीक है, उनके किसी भी प्रकार की उनको समस्या है तो उसको भी सॉर्ट आउट करना चाहिए और उसकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। देखिए विभिन्न वर्गों की बात करेगी, ये समाज में विभिन्न वर्ग हैं, समूह हैं, उन सबकी रक्षा करने का भी काम किसका है, कार्यपालिका का है। विभिन्न सेक्टरों के साथ सहयोग, कार्यपालिका को विभिन्न सेक्टर जैसे निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठन और अन्य सामाजिक संगठनों के साथ सहयोग करना चाहिए। कार्यपालिका का ये भी काम है। ऐसा ना हो कि कार्यपालिका केवल सरकारी कामों में ही जुटी रहे, नहीं, और जो संगठन हैं जो सरकार के लिए समाज के लिए कार्य कर रहे हैं उन संगठनों के साथ भी उसका संवाद होना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए। भाई निजी क्षेत्र के लोग हो गए, ठीक है, जो कंपनी हो गई प्राइवेट, वो गैर सरकारी संगठन NGOs हो गए और अन्य सामाजिक संगठन के साथ सहयोग रखना चाहिए। इससे एक समृद्ध समाज की दिशा में सामूहिक प्रयास में अवसर मिलता है। बात करें आखिरी की कार्यपालिका की भूमिकाओं के माध्यम से समाज में समृद्धि और सामाजिक समरसता की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से योगदान करती है और लोक नीति के सार्वजनिक निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। ठीक है, तो ये थे आपके कार्यपालिका के बारे में, लोक नीति और कार्यपालिका के बारे में कंप्लीट पॉइंट्स जो कि हमने इसमें कवर करे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर आपको वीडियो एक बार में समझ नहीं आई तो आप अपने एग्जाम से पहले इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिए, तभी आपको अच्छे प्रकार से समझ आएगी। आपका कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, आप जाइए कमेंट करिए, आपका सारे के सारे डाउट्स को हम वहाँ पे क्लियर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमसे जाके आपका कोई भी क्वेश्चन है आप इंस्टाग्राम से हमसे पूछ सकते हैं। यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ब्लॉगर की वेबसाइट पर भी हम नए व्लॉग्स नहीं डाल रहे हैं, ठीक है, नोट्स के व्लॉग्स, तो आप उसको रहने दीजिए। बाकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमारे नोट्स के स्टोर का। आपको इस सब्जेक्ट के भी नोट्स मिल जाएंगे और अन्य जो सब्जेक्ट हैं उनके भी नोट्स आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो आप जाइए उन नोट्स को लीजिए और उनसे अपनी स्टडी करिए। और अगर अभी तक आपने हमारा द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड नहीं किया तो उस ऐप को डाउनलोड करिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको डे शीट आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी, आपका जो एडमिट कार्ड है मिल जाएगा, कॉलेज से रिलेटेड अपडेट्स और नोट्स, आपको सब कुछ हमारे ऐप पे देखने को मिलेगा। और नए नए अपग्रेड्स ऐप में आते रहेंगे तो आप उसको डाउनलोड करके रखिए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।